पेज नंबर 12 एंड 13 जो है वो पॉलिटिकल सिंबल दिया है। क्यों पॉलिटिकल सिंबल दिया है पहले ये भी आप समझ लो, क्योंकि ये ज्यादातर सिंबल के तौर पर लोगों को ये समझाया जाता कि क्या सही है क्या गलत है। नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो वाइड स्प्रेड की गई, तो ये सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला आते हैं, देखते हैं। तो पहला है द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है? स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकेमिंग फ्री। यानी कि अगर ब्रोकन चेन दिया है तो आपको क्या याद रखना है? बिकेमिंग फ्री। सेकंड दिया है आपको द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। बंडल ऑफ रॉड्स, बचपन में हम लोग कहानी सुने हैं कि एक रॉड्स आराम से टूट जाता था, लेकिन सेवरल रॉड्स जब होते थे तो वो आसानी से नहीं टूटता था, तो वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट्स, तो ये ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर अ नॉलेज। इट मींस जैसे ही आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट्स आए तो आपको क्या याद रखना है? नॉलेज। नेक्स्ट है स्कैप्चर। स्कैप्चर जो है वो सिंबल होता है रॉयल पावर का। इसका मतलब आप हिंदी में समझ सकते हो मोहर लगाना। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, तो ये होता है इंटरनिटी। इंटरनिटी क्या होता है? तो इन्फिनिटी मैथ्स में आप जानते हो अनंत, जिसका शुरुआत तो होती है लेकिन अंत नहीं होता है, उसको हम लोग इटर्निटी बोलते हैं। अब रेड फाइगन कैप, अब ये कैप क्या था? कैप ओन्ड बाय द स्लेव अपॉन अ बिकेमिंग फ्रांस। ठीक है, स्लेव जो थे वो जब फ्री होते थे तो अपने आप को फ्री दिखाने के लिए वो रेड फाइगन कैप देखते थे। वो फाइगन कैप कुछ इस तरीके का होता था, कुछ इस तरीके का फ्लैग होता था। चलिए, ब्लू व्हाइट रेड ये क्या था? तो नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब है द विंग्ड वुमेन। विंग्ड वुमेन क्या था? द पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। लॉ जो था वो पर्टिकुलर बेस पर बनाया गया था। अब लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट क्या डिनोट करता है? कि लॉ के सामने सभी लोग क्या है? इक्वल है, यानी इक्वालिटी को प्रमोट करता है इन द फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग फटाफट देखते हैं पेज नंबर 14। नंबर 14 पे 14 में है हमारा कि फ्रेंच एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। फ्रांस ने किस तरह से मोनार्की को एबॉलिश किया और रिपब्लिक बन गया। अब लुई 16 देखिए, उसने साइन कर दी कॉन्स्टिट्यूशन और नेगोशिएशन हुआ किसके साथ? वो सीक्रेट नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया किसके साथ? किंग ऑफ पर्शिया। रूलर ऑफ नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स। अब देखो, जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो उनको डर ये लगने लगा था कि जैसा कि फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ उनके कंट्री में भी ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से वो लोग सीक्रेट मीटिंग करते हैं और वहां क्या प्लान करते हैं? ट्रूप्स भेजने का। लेकिन उससे पहले ही देख लो, ये खबर किसको मिल गई? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। कब किया डिक्लेयर? 1792 में। ठीक है, याद होगा 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और लुई 16 ने उस पर साइन किया था। अब इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स इसको ज्वाइन करते हैं और वो एक गाना गाते हैं जिसको बोला जाता है मर्सिलीज। ठीक है, इसके पोएट कौन थे? तो पोएट थे ला इस्ला। ठीक है, और यही पेट्रोटिक सॉन्ग जो थी वो आगे चल के क्या बनी फ्रांस का नेशनल एंथम। नेशनल एंथम पता चल गया, मार्शले। करेंसी क्या थी फ्रांस की वो भी पता चल गया आपको, लेवर। अब देखो, रिवोल्यूशनरीज जो थे, रिवोल्यूशनरीज जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे उससे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज यहाँ पर हो रही थी। कहीं भी किसी भी जगह कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो तो वहां पर लोगों को क्या होता है? इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 वो क्या कर दिया था कि पॉलिटिकल राइट्स जो था वो सिर्फ रिचर सेक्शन को दिया था। याद है इस टर्म का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? रिचर सेक्शन को देने का मतलब एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव वही लोग वोट दे सकते थे जो एक्टिव सिटीजन्स में होते थे, और जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होता था वही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्टैंड कर सकता था। चलिए, अब
इसी रिसर्च सेक्शन के अलावा लोगों ने वहाँ क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। अब इसमें लोग, जितने भी लोग थे, पीपल थे, वो सभी के सभी गवर्नमेंट के थ्रू उठाए कि जितने पॉलिसीज थे उन सब के बारे में लोग डिस्कस करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल इस क्लब्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्लब था, वो था द जैकोबिन क्लब्स। अब ये किसके नाम से रखा गया था, तो सेंट जैकोब इन पेरिस में एक चर्च था, उसके नाम पर ये रखा गया था। अब जैकोबिन क्लब्स के मेंबर कैसे होते थे, तो वो होते थे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, यानी कि लोअर तबके के लोग जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, जो पैसिव सिटीजन्स में थे, वही लोग ये सारे के सारे मिलकर के जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन किया। अब जैकोबिन क्लब्स के लीडर कौन थे, तो जैकोबिन क्लब्स के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये था आपका पेज नंबर 14। इससे पहले हम लोगों ने 14 तक देख लिया था, पेज नंबर 14 एनसीईआरटी का। और आज हम लोग देखने वाले हैं 14, 15 और 16 के कुछ पार्ट्स। तो 13 तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था जैकोबिन क्लब फॉर्म हो गया था और उसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जैकोबिन क्लब्स में जो था वो जब स्टार्ट हुआ, जब बहुत पॉपुलर हुआ, तो लोग क्या करने लगे, स्टार्ट वेयरिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। लॉन्ग स्ट्रिप, धारीदार स्ट्रिप, टाइगर पे स्ट्रिप होता है, ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर वो लोग पहनने लगे। तो वो जो हैं वो जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं। अ पार्ट ऑफ द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नॉबल्स हु वॉर नी ब्रीचेस, ठीक है। अब उनका ये अब अलग तरीके का फैशन था। अगर आप बुक देख रहे होंगे तो उसमें ये जो नी ब्रीचेस थे वो कौन पहनते थे, तो जो लाइक डॉक वर्कर्स, DUCK डॉक वर्कर्स, ठीक है। तो डॉक वर्कर्स कौन होते थे, तो जो समंदर के किनारे जो बंदरगाह होती है, ठीक है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं जहाज पे, जो पानी की जहाज होती है, शिप्स वगैरह होती है, उस पर जो काम करते हैं उनको उस तरह के ड्रेसेस मिलते थे। तो यहाँ उसी तरीके के ड्रेसेस ये लोग पहनने लगे कि वो लोग क्या है, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर है, ठीक है। इन समर 1792 में क्या हुआ वो देखिए। जैकोबिन्स जो था वो प्लान करती हैं एन इंसरेक्शन of the large number of Persians who was angered and sought supply in the high prices of bread. पेरिस के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जैकोबिन क्लब्स के मेंबर होने के बावजूद, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एंगर थे, परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा एंगर थे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, फूड की, सारी चीज़ों की शॉर्ट सप्लाईज हो रही थी। अब क्या मेन रीज़न था कि आपको याद होगा पहला सेक्शन जिसमें फ्रांस जो था वो बहुत सारे वॉर में एक साथ इन्वॉल्व था, जिस वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड और जो प्राइसेस ऑफ फूड थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब 10 अगस्त को लोग क्या करते हैं, ठीक है, स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टोलरीज, ठीक है। टोलरीज का जो पैलेस था उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ कौन रहते थे, तो किंग के गार्ड को वो लोग मैसेकर कर देते हैं, मार देते हैं, और किंग को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे आज के लिए उनको होस्टेज बना के रखते हैं। लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और आने वाले समय में जो नेशनल असेंबली होती है वो वोट करती है और पूरे रॉयल फैमिली को क्या करती है, इम्प्रिजन घोषित कर देती है, जेल भेज देती है। अब इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन वॉर हेल्ड, इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन में याद होगा एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन की हम लोगों ने बात की थी। यहाँ क्या था कि ऑल द मैन, जो जिनका एज जो है वो 21 ईयर्स के ऊपर है, वो सारे का सारा वोट दे सकते हैं, उनको राइट मिल जाती है। वहां था वेल्दियर सेक्शन को ही सिर्फ था, ठीक है। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। ये आपसे वन वर्ड का क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, ठीक है। कौन ये न्यूली इलेक्टेड असेंबली करता है, तो ऑल दोज पीपल वेयर एज वाज 21 years, right to vote and elected the assembly that is known as convention। और 21 सितंबर 1792 को क्या होता है कि मोनार्की जो है वो पूरी तरह से एबॉलिश कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, और फ्रांस को क्या बनाया जाता है, रिपब्लिक। तो ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन हो जाता है, एमसीक्यू में ये पूछता है, ठीक है, कि फ्रांस जो था वो रिपब्लिक कब बना, तो आंसर होगा 21 सितंबर 1792 में।
अब लुई 16 जो था उसको उसके साथ क्या होता है, तो उसको सेंटेंस किया जाता है कोर्ट के थ्रू, चार्ज किया जाता है ट्रीजन का। ट्रीजन का मतलब देशद्रोही, ठीक है, उसका चार्ज किया जाता है, इसको डेथ करा दिया जाता है, पब्लिकली उसको फांसी पर चढ़ा दी जाती है। और आने वाले समय में थोड़े ही समय बाद सेम चीज उसकी वाइफ के साथ भी होता है, जो कि नाम था उनका मैरी एंटोनेट। पेज नंबर 18, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9th। तो आज का टॉपिक है हमारा रेन ऑफ टेरर, ठीक है। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का क्षेत्र, रेन मतलब होता है रीजन और टेरर मतलब होता है आतंक, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलोगे, रेन। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर किसका रूल स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, ठीक है। और उनका जो पॉलिसी था, अगर उसको आप फॉलो करो तो अच्छा था, अगर फॉलो नहीं करो तो आपको क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। इनके जो इनेमी थे सच एज एक्स नोबल्स, क्लर्गी, ठीक है, मेंबर्स ऑफ हिज अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन उनके मेंबर्स भी, उनके पार्टी के मेंबर्स भी जो उनकी बात को एग्री नहीं करते थे वो उनके इनेमी थे। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट जो था उसने इशू किया मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, ठीक है, यानी कि आप जो भी सेल करो, वेज जो है वो सारा का सारा फिक्स्ड होगी, जो गवर्नमेंट के थ्रू आप लगाई जाएगी, ठीक है। मीट, ब्रेड, रेशनल, सारे के सारे राशन किए गए, ठीक है। मीट किसको कितना लेना है, कितना आदमी, कितने घर में, फैमिली के मेंबर्स में कितने मीट की जरूरत है, कितने ब्रेड की, वो सारे का सारा राशन किया गया, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। Peasants were forced to transport their gain to cities and sell it at price fixed by the government, ठीक है। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो गवर्नमेंट था उसने एक फिक्स्ड प्राइस जो बनाया, अगर आप, और जो भी पीजेंट्स थे उनको ये फोर्सफुली बोला गया कि आप क्या करो, उसी फिक्स्ड प्राइस पर आपको सिटीज में भी बेचना है, टाउन्स में भी बेचना है और कंट्री साइड में बेचना है, जिससे पीजेंट को क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने एक ट्रेडिशन बनाया, जैसे कि मॉन्सियोर का मतलब होता था सर, मैडामी का मतलब होता था मैडम, जो फ्रांस के मैन एंड वुमेन को उससे डिनोट किया जाता, ठीक है। और सिटीएन या सिटीएन जो था उसको सिटीजन के तौर पर रखा जाता था। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation, ठीक है। इतना ज्यादा क्रूरता के साथ वो अपनी पॉलिसीज को इम्पोज कर रहा था कि उसके अपने लोग जो उनके खुद के सपोर्टर थे वो किसकी डिमांड कर रहे थे, मॉडरेशन की। कुछ तो मॉडर्न हो जाओ, आप पुराने ही तौर तरीके से चल रहे हो। फाइनली क्या करते हैं, जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी अरेस्ट किया जाता है और गुलेटाइन करा दिया जाता है। यहाँ भी जो उनके पॉलिसीज वगैरह को नहीं मानते थे उनको वो गुलेटाइन कर देते, यहाँ फाइनली उनको भी गुलेटाइन कर देते। अब गुलेटाइन समझिए, सपोज डैट ये वुड के दो डिफरेंट यहाँ पर ये हैं, लकड़ी के बल्ले हैं, और यहाँ बीच में क्या किया गया है, एक आपको आरी के जैसा कुछ कटने वाला यहाँ डाला गया है, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पर रखा जाता था, जिस आदमी को पनिशमेंट देनी है यहाँ पर बिहेडेड का बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर हेड टिकाया जाता था और इसको सीधा गिरा दिया जाता था, यहाँ से बिहेडेड वो पर्सन हो जाता है। इसी को बोला गया गुलेटाइन, क्योंकि डॉक्टर गुलेटाइन ने इसका इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये था आपका पेज नंबर 18। पेज नंबर 17 में आपको पढ़ना है अ डायरेक्टिव रूल ऑफ फ्रांस। अब डायरेक्टिव रूल ऑफ फ्रांस कब आया, तो रेन ऑफ टेरर के बाद, यानी कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई इन द डेथ ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो वहां कौन रूल आया, तो डायरेक्टिव रूल आया। किसने लाया था ये, तो वेल्थियर सोसाइटी ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास ही पावर आ गई थी। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू जितने भी नॉन प्रोपर्टाइज सेक्शन है, यानी कि जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, वेल्थियर सेक्शन,
वेल्दियर लोग नहीं हैं, तो वो लोगों को वोट देने का पावर वो लोग खत्म कर देते हैं। अब उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और अपॉइंट किया गया यहाँ पर डायरेक्टिव रूल, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो था उसके कितने मेंबर्स थे, तो 5 मेंबर्स थे, और डायरेक्टिव जो था उसमें अब 5 मेंबर्स है, पांचों की डिफरेंट ओपिनियंस है। अब डिफरेंट ओपिनियंस के कारण उनमें बहुत सारा क्लैशेस हो रहा था। अब उस क्लैशेस के कारण यहाँ पर क्या आया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण वहां पर किसका रूल आया, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहां पर राइज हुई, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का राइज वहां पर उदय जो था वो स्टार्ट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिख के भेजें। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पेज नंबर 18 और 19 पे। इसमें है आपका डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट लिया, अगर लिया तो कैसे लिया, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में वुमेन्स जो थी वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट उनको माना जाता था रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब वो क्यों थी, ताकि वो प्रेशर बना सकें कि जो भी गवर्नमेंट बने वो उनके लाइफ को बेहतर करने के लिए, ठीक है, क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए भी बनाए, उनके बारे में भी सोचे। क्योंकि ज्यादातर वुमेन्स जो थी वो लॉन्ड्री वगैरह के काम, कपड़े धोने का, फ्लावर्स बेचने का, ये सब काम करती थी। ज्यादातर जो प्रोस्पेरियस फैमिलीज थी उनको, उनके घरों में वो सर्वेंट के तौर पर काम करते थे। ज्यादातर वुमेन्स जो थी वो एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी, ज्यादातर उनको जॉब ट्रेनिंग्स भी नहीं मिलती थी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ढेर सारे क्लब्स एंड न्यूज़पेपर छापने और बनाने स्टार्ट किए, ताकि वो अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकें। इसमें बहुत ही फेमस क्लब का नाम है, जिस क्लब को बोला जाता है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन्स, द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उन सारे क्लब्स में, जैकोबिन क्लब्स तो था ही, लेकिन ये क्लब्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वुमेन्स तब डिसअपॉइंटेड हुई कि जब 1791 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वुमेन्स को डायरेक्ट किस में रख दिया गया था, पैसिव सिटीजन्स में, ठीक है। और रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट जब आई, इसके बाद रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट जब आई, तो उसने बहुत सारे लॉ किए जो वुमेन्स के लाइफ जो था उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप और भी लाइन्स एडअप कर सकते हैं, जैसे कि अब जबरदस्ती उनकी शादी नहीं हो सकती थी, डॉरी वगैरह ये सारा का सारा चीज बंद हो गया, ठीक है। अब वो पढ़ाई कर सकती थी, जॉब्स के लिए जॉब्स ट्रेनिंग कर सकती थी, ये सारी उनको फैसिलिटी इस लॉ में उनको दिए गए। आप लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज उनको मिले, लेकिन ये फैसिलिटीज जैसे ही रेन ऑफ टेरर यानी कि मैक्सिमम रॉबिस्पियर जब पावर में आता है, तो ये सारा का सारा उनसे वापस खत्म कर देता है। जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह थे इन सबको पूरी तरह से बंद कर देता है। बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन्स जो थी, जो फेमस वुमेन्स थी रिवोल्यूशन की, उन सबको क्या करते हैं वो लोग कि अरेस्ट करते हैं, एक्सिक्यूटेड कर देते हैं। फाइनली जा करके 1946 में उनको क्या मिलता है, जो वोटिंग की पावर मिलती है, जिसके थ्रू अब वो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 21 पे। तो इस यहाँ है आपका टॉपिक द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी को, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा या दासी रखना, इन सबको पूरी तरह से एबॉलिश कब किया गया था, या फिर उनका सिस्टम क्या था, किस तरह से क्या किया जाता था, उनके बारे में देखिए। पहला लाइन है द अनविलिंगनेस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन द कॉलोनीज इन द कैरेबियन व्हिच वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स in the commodities such as tobacco, indigo, sugar, coffee created a shortage labor in the plantation. Thus, the slave trade began in the 17th centuries. 17th centuries में स्लेव की ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे, ठीक है, वो कॉलोनीज ऑफ कैरेबियन
पहला है द अनविलिंगनेस ऑफ द यूरोपियंस टू गो टू वर्क इन द कॉलोनीज इन द कैरेबियन विच वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, अब कैरेबियन कॉलोनीज में जाते थे क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई क्या होता था, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ठीक है, अब वहां पर वो लोग ले जाते थे, इस वजह से यूरोपियन लोग यहाँ पर चले जाते कैरेबियन एरियाज में। लेकिन अब यहाँ पर यूरोप में तो शॉर्टेज हो जाती है लेबर की, दैट्स वाई यहाँ पर जो था वो स्लेव ट्रेडिंग की प्रोसेस स्टार्ट की गई 17th सेंचुरी में। French merchants sailed from their ports to the African coasts where they brought slaves from the local chieftains। chieftains का मतलब होता है सरदार, लोकल जो सरदार होते थे उनसे वो लोग खरीदते थे, ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट या पोर्ट्स पे, और उसको मार्केट में सेल करते थे। अब उसको लाया कैसे जाता था, तो ब्रांडेड किया जाता था, उस पर मोहर लगाई जाती थी, ठीक है, उसको सेकंड हथकड़ी में बांधा जाता था और उनको बहुत ही टाइट पैक प्लेस पर रखा जाता था ताकि वो वहां से भाग ना पाए। ठीक है, और 3 और 4 मंथ तक वो लंबी समुद्री यात्रा जब करते थे तब जाकर वो अटलांटिक से कैरेबियन के एरियाज में पहुंचते थे। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेस एंड नेंटिस, ठीक है, ओन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब ये फ्लोरिश कब हुआ, तो ये फ्लोरिशिंग का मेन प्रोसेस यही था क्योंकि ये स्लेव ट्रेडिंग की वजह से ये 2 एरिया के पास ढेर सारे पैसे आने लगे थे। अब नेशनल असेंबली क्या की, हैज नो लॉन्ग डिबेट फ्रॉम अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब फ्रेंच सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनके लिए और जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सेम लॉ लागू किया जाए या फिर अलग अलग तरह के लॉ, इस पर ढेर सारा बहुत ही लॉन्ग टाइम से डिबेट हुआ, लेकिन उस पर फाइनली किसी तरह का कोई लॉ बन के नहीं आया, बट इट डिडंट पास एनी लॉ। ठीक है, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। अब जो स्लेव ट्रेडिंग लोग जो करते थे वो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि जो वैसा सेक्शन जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं वो उनके अगेंस्ट चला जाए। दैट्स वाई ये कोई भी लॉ रूल ये लोग नहीं बनाए और स्लेव को रोका भी नहीं गया। जैकोबिन का जब आया 1794 में तो उसने जो स्लेवरी थी उसको फ्रांस से पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन जब कुछ 10 सालों के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया तो उसने क्या किया, री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। ठीक है, और स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज 1848। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि स्लेवरी जो था वो फ्रांस से फाइनली कब एबॉलिश की गई थी, तो आंसर होगा आपका 1848। किसने री इंट्रोड्यूस किया, तो री इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी कि 1804 में। अब जैकोबिनिज्म जो था उसमें स्लेवरी का पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो 1794 में। ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर 21। ठीक है, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं जिसमें निग्रोज है। निग्रोज जैसे ब्लैक लोगों के लिए एक तरह के अब्यूजिंग वर्ड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो आप भी किसी ब्लैक पीपल को देखें तो निग्रोज नहीं बोले क्योंकि वो उनके लिए एक तरह की गाली है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 22, 23, जिसके साथ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 21। जो टॉपिक है हमारा द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी को किस तरह से एबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिनिज्म। जैकोबिन के टाइम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स में से एक मानी जाती है क्या, कि फ्रेंच कॉलोनी से एबोल्यूशनरी को पूरी तरह से एबोल्यूशन, स्लेवरी को पूरी तरह से एबोल्यूशन कर दिया जाए। फ्रेंच कॉलोनीज कौन कौन थी, तो मार्टिनिक था, गॉन्डेलोप था और सैन डोमिंगो था। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे कि स्लेव को ट्रेड करते थे, ले जाते थे, सेल और बाय करते थे, और बदले में वहां से क्या लेके आते थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी, जिसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा थी। स्लेव ट्रेड जो होता था वो कहाँ होता था, तो यूरोप, अफ्रीका एंड
अमेरिका के बीच में, यानी कि यूरोप ऊपर है, अफ्रीका और अमेरिका, यानी कि एक तरह का ट्रायंगल ये शेप में बन रहा है। ठीक है, स्लेवरी की शुरुआत कब से हुई थी? तो 17 सेंचुरीज में हुई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते थे, ठीक है, ज्यादातर बॉर्डेक्स और नैंटिस में। ये क्या थे? बॉर्डेक्स और नैंटिस एक पोर्ट सिटी था। अब पोर्ट सिटी होने के कारण, स्लेवरी होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर स्लेव की ट्रेडिंग और सेलिंग होने के कारण यहाँ की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी वो बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हो गई थी, बढ़ गई थी। उसके बाद किताब में आपके दिया है कि स्लेव को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ले जाया जाता था। तो उनको सैकल किया जाता था, सिंबल दिया जाता था ताकि दूसरा ट्रेडर्स उसको अपना स्लेव ना कहे। ठीक है, बहुत ही बुरी स्थिति में उनको ले जाया जाता था। सबसे पहली बार नेशनल असेंबली ने इस पर बहुत सारा जब बना, नेशनल असेंबली जब फॉर्म्ड हुआ तो उसने बहुत लंबा डिबेट तो किया, लेकिन किसी भी तरीके के लॉ यहां से पास आउट नहीं किए। सबसे पहला 1794 में जब कन्वेंशन लेजिस्लेशन आया तो उसने एबोलिशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि फ्रांस की इकोनॉमिक स्टेटस जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इस वजह से जब नेपोलियन बोनापार्ट रूल में आता है तो वो क्या करता है? स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस करता है। फाइनली स्लेवरी को पूरी तरह से एबॉलिश कब किया गया? तो ये एबॉलिश किया गया 1848 में। ठीक है, इसी के साथ आपका पेज नंबर 21 कंप्लीट होता है। पेज नंबर 22, 23 हम लोग अब आइए देखते हैं। पेज नंबर 22, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम लोग आखिरी पेज में पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 में हमारा खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में, जो फ्रांस के पीपल के डेली लाइफ में रिवॉल्यूशन किस तरह से पार्टिसिपेट होता है, किस तरह से रिवॉल्यूशन वहां पर क्रिएट होता है। पहला इसका टॉपिक आ जाता है। तो पहला टॉपिक है आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल। तो पहला पेज का पहला लाइन, इस चैप्टर का पहला लाइन क्या था? 14 जुलाई 1789 द फ्रेंच पीपल डिस्ट्रॉय बस्टाइल, वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, और समर 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। 1789 तक आते आते सेंसरशिप को क्या कर दिया गया? एवोल्यूशन कर दिया गया, हटा दिया गया। सेंसरशिप क्या होती है? तो सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जब पर्टिकुलरली किसी चीज पर बैन लगा हो, लाइक न्यूज़पेपर में आप कुछ भी वैसा नहीं लिख सकते हैं या छाप सकते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, या गवर्नमेंट से बिना पूछे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। चलिए, सेकंड है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू द नेचुरल राइट्स। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स था वो प्रोक्लेम क्या करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्ड वन आता है आपका न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। दे आर ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड द चार्जेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब जितने भी तरीके के न्यूज़पेपर छपते थे, पैम्पलेट छपते थे, बुक्स या प्रिंटेड पिक्चर्स होते थे, टाउन्स में एक तरह से वो सारे के सारे जितने भी थे ये सब टाउन्स में एक तरह से वो पूरा फ्लडेड तौर पर फ्रांस के अलग अलग एरियाज में वो वाइड स्प्रेड हुए थे, ताकि लोग जो हैं इसको ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, और नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन का जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो वाइड स्प्रेड हो सके। प्ले सॉन्ग अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए, अब जो अनपढ़ लोग थे, यानी कि इलिटरेट पर्सन थे फ्रांस के, वो लोग तो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो प्लेज और सॉन्ग्स जो थे उनको बहुत अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वो सुन सकते थे, समझ सकते थे, और जिससे वो क्या कर सकते थे कि अंडरस्टैंड कर सकते थे कि फ्रांस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, उसको क्यों जरूरी है। ये वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्ले और सॉन्ग्स के थ्रू उसको अटैच करते थे। अब आते हैं पेज नंबर 23, जो कि है आपका कंक्लूजन। तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में थोड़ा दिया है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो वो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बैक वीडियो जाकर वो देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं 1804 इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 को फ्रांस नेपोलियन ने क्या किया? अपने आप को खुद से ही राजा बना लिया।
He set out the conquer neighboring Europeans, neighboring Europeans को वो जीतना, neighboring countries जो थी उसको जीतना स्टार्ट किया। डायनेस्टिक जो था, रूलर्स वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया। किंगडम्स पूरी तरह से खत्म करने की वो ट्राई कर रहा था। और जहां जहां ये सब चीज वो कर चुका था, वहां वहां कौन किसको बना दे रहा था? अपने ही फैमिली मेंबर्स को वो उस प्लेस पर बैठा रहा था। दैट्स वाई शुरुआत में जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत इंजॉय किए कि हाँ नेपोलियन आ गया, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह ये सभी के सभी इन्वॉल्व हो रही थी। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस को भी उसने इंट्रोड्यूस किया था। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। इससे लोगों, जो छोटे छोटे लोग थे, उनकी लाइफ इंप्रूव तो हुई, लेकिन जो मेन प्लेस था, मेन जो पावर थी, वो किसके पास जा रहा था? तो नेपोलियन के अपने फैमिली मेंबर्स थे, उन्हीं के पास, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर उसी को बैठा रहा था, ठीक है। दैट्स वाई लोग जो थे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। अब फाइनली आते हैं हम लोग, तो ही वाज फाइनली डिफीटेड, वो डिफीट होता है, जो जर्मनी वगैरह इन सब का जो एरिया था उनसे डिफीट होता है। कौन से वॉर में? तो ये आपको याद रखना है, वाटरलू का वॉर में। कब डिफीट हुआ है? 1815 में डिफीट हुआ है, हार गया है। 1804 नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, और 1815 ही लॉस्ट अ वॉर या डिफीट अ वॉर एट वाटरलू। पहुंच चुके हैं आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये कहोगे कि ये टॉपिक तो है ही नहीं भाई, तो ये सबसे आखिरी पैराग्राफ है इस चैप्टर का। तो कुछ हिस्सा इसका पेज नंबर 23 में है, कुछ हिस्सा पेज नंबर 24 में है, इस वजह से यहाँ पेज नंबर 23, 24 दोनों लिखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी क्या थी। तो पहला था द आइडिया ऑफ लिबर्टी and democratical rights were the most important legacy of the French Revolution, ठीक है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हुई। सेकंड, अब ये जो स्प्रेड हुई थी वो 19 सेंचुरीज के रेस्ट ऑफ यूरोप के हर एक कंट्री में ये वाइड स्प्रेड हो गई थी। कब? 19 सेंचुरीज आते आते, जहां पर फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेटर देखिए, दीज आइडियाज वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन रिवॉल्यूशन। आगे चल के ये इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। जो भी रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगलर थे उसमें, लाइक टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, तो ये इनके कुछ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनके नेम हैं। इसी के साथ आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ खत्म होता है। आई होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इन सारे के सारे जो 2-3 पार्ट में आया है वीडियो, उन सबको मर्ज करके एक वीडियो बनाया जाएगा, जो कि मास्टर वीडियो ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जा करके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एनटीएससी और सीबीएसई के स्कूल एग्जामिनेशन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रॉबेबली उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर।